नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आखिरकार बदल गई है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि बिश्नोई समुदाय के मतदान के अधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए ये फैसला किया गया है। जो अपने गुरु जंबेश्वर की याद में सदियों से आसोज समावस्या उत्सव मनाते आ रहे हैं। इस साल ये उत्सव 2 अक्टूबर को पड़ रहा है और इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने तारीख बदलने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी वाले चुनाव टलवाने के लिए छुट्टी का बहाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रदेश के लोग इनकी छुट्टी करने को तैयार बैठे हैं। हम चुनाव आयोग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीखों को बदला है। हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास 5 दिन की छुट्टियां बन जाती थी और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाए, उससे वोट परसेंटेज गिरती है। इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, चुनाव की तारीखों का बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग का काम है, तारीख बढ़ा दी, कोई बात नहीं, क्या बात है, वो तो उसका। आपको लगता है इसमें कोई साजिश है सर? सर, क्या चुनाव आयोग का अधिकार है, डेट बढ़ा दी, कोई बात नहीं, क्या बात है। आपको लगता है क्या कोई साजिश है इसके पीछे या हार मान चुकी है बीजेपी मानसिक तौर पे? वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नॉमिनेशंस 12 तक है, 12 तक बहुत कुछ तय हो जाएगा और प्रदेश की आवाम किस ओर करवट लेगी और कौन जीतेगा ये तो वोटर्स बताएंगे, मगर जनता ने एक मन बना लिया कि हरियाणा प्रदेश को बीजेपी मुक्त करना है। सर, जैसे कि बड़ी पार्टियां हैं, अभी तक उनकी लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है, क्या? अभी तो नॉमिनेशन 5 से है, इतनी जल्दी क्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि उम्मीदवार अच्छे आएंगे। हमारा गठबंधन युवाओं को, महिलाओं को पूरी ताकत देकर सशक्त बनाकर मैदान में उतारे। जी, निश्चित रूप से चुनाव आयोग का यह कहना है कि इसमें कई कारण थे जिसके चलते फैसला किया गया है। बिश्नोई समुदाय के ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया गया था चुनाव आयोग को, जिसमें मांग की गई थी कि चूंकि गुरु जाम्बेश्वर की स्मृति में जो दिवस होता है उसमें न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान, पंजाब के जो अनुयायी हैं बिश्नोई समाज के, वो बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सके, मतदान में हिस्सा ले सके। इसके लिए ज़रूरी है कि मतदान की जो तारीख है उसको बदल दिया जाए और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि 1 तारीख से बढ़ा करके इसको 5 अक्टूबर कर दिया है। और इसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो वोटों की गिनती 5 तारीख को होने जा रही थी वो अब 8 अक्टूबर को होगी। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि इससे पहले भी कई बार ऐसा किया गया है कि जब किसी विशेष समुदाय की मांग पर इस तरह से परिवर्तन किया गया हो। उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया 2022 के विधानसभा चुनाव का, जब गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया था। इस तरह से मणिपुर का भी जिक्र किया 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब क्रिश्चियन समुदाय के लोग संडे की प्रेयर्स को अटेंड कर सके, इसके लिए चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया था। इसी तरह से पिछले साल के राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बारे में भी कहा गया कि अक्षय तृतीया की जो तारीख वो क्लैश कर रही थी, इस कारण जो शादियां थी वो बहुत ज़्यादा होने वाली थी और इसलिए उसमें चुनाव के कार्यक्रम में, मतदान में कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए भी उसमें तारीख में बदलाव किया गया था। 2012 में भी इसी तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कार्यक्रम में बदलाव किया गया था। तो ये सारी बातें जिसके चलते ये फैसला किया गया है। लेकिन हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि अगर 1 तारीख को मतदान होता और अगर लोग 30 सितंबर को छुट्टी ले लेते तो पूरा 6 दिन की छुट्टी होती और फिर उसके बाद जो मतदान का प्रतिशत था उस पर इसका विपरीत असर पड़ सकता था। यही बात बीजेपी की ओर से भी चुनाव को लिखे पत्र में कही गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 1 तारीख को मतदान होगा तो लोग 2 दिन का वीकेंड, 30 तारीख की छुट्टी लेकर के फिर 1 तारीख की छुट्टी मतदान के लिए, फिर 2 तारीख की गांधी जयंती की और उसके बाद अग्रसेन जयंती, इस तरह से पूरा 6 दिन का जो छुट्टी का कार्यक्रम हो जाता। इसके चलते लोग जो है मतदान में हिस्सा नहीं लेते और इससे मतदान का जो प्रतिशत है उस पर विपरीत असर पड़ सकता था। INLD की ओर से भी यही चिंता व्यक्त की गई थी और ये मांग की गई थी कि इसमें चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया जाए। तो अब चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है तारीख बदलने का, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों की ओर से स्पष्ट किया गया कि इसमें जो मुख्य कारण है वो ये है कि बिश्नोई समुदाय की ओर से मांग की गई थी कि उनके लिए ज़रूरी है
कि ये चुनाव का कार्यक्रम बदला जाए ताकि वे बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा ले सकें। ये बात ज़रूर है कि इसको जब बीजेपी की ओर से मांग की गई थी तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी अपनी संभावित हार से घबरा करके ये फैसला कर रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि मतदान प्रतिशत भी जो है वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए कोशिश चुनाव आयोग की ओर से भी हमेशा होती आई है। तो ऐसे में अगर मतदान की तारीख को लेकर के अगर 6 दिन की छुट्टी की बात आती तो चुनाव आयोग भी नहीं चाहता था कि इससे मतदान प्रतिशत पर कोई असर पड़े, और इसलिए चुनाव आयोग ने भी अब ये फैसला किया है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहार समाज को लेकर दिए बयान के बाद बिहार में सियासी हड़कंप मच गया है। जेडीयू के अंदर भी घमासान इसको लेकर मचा हुआ है। जहानाबाद में अशोक चौधरी ने कहा कि भूमिहार समाज ने हमें वोट नहीं दिया और अब हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार और जेडीयू की सोच नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी पार्टी में नए आए हैं, पार्टी बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उनके बयान को तवज्जो ना दी जाए। जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहां अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। माननीय नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन में आज तक एक भी उद्धरण नहीं है जिसमें किसी जाति का नाम उन्होंने अपने जिह्वा पर लिया हो। तो जो पार्टी का नेतृत्व करता है उनके नीतियों के विपरीत मंतव्य दिया जाना पार्टी में अनुशासनहीनता है। इसलिए पार्टी इनके बयान को खारिज करती है और जनता दल यू का हर कार्यकर्ता, समाज के हर तबके का हमारा कार्यकर्ता इनके बयान से बिल्कुल असहमत है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कहा कि ऐसी बातें दिखाती हैं कि जेडीयू वालों के मन में कितना जहर है। जनता दल यूनाइटेड ऐसी पार्टी है, उनके चरित्र ही ऐसा है पार्टी का। एक नेता से कुछ बुलवाती है, दूसरे नेता से कुछ बुलवाती है। ये लोग नकारात्मक लोग हैं। अब ये कह रहे हैं कि भूमिहारों ने हरा दिया हमको, अशोक चौधरी। तो हम कहते हैं वोट देने का अधिकार तो सबको है लोकतंत्र में। आप जो है केवल चर्चा इस पे होनी चाहिए कि भाई भूमिहार समाज में कितनी बेरोजगारी है, पिछड़े समाज में कितनी बेरोजगारी है, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की है। प्रोग्रेसिव बातें होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। तो ये लोग वोट क्यों नहीं दिया, जो वोट नहीं दिया उसका तिरस्कार करेंगे ये लोग। ये साफ इन लोगों के मन में घृणा दिखाता कि कितना जहर है इन लोगों के मन में। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की गई। आज बलिया में जनता दरबार का आयोजन किया गया था और यहां से निकलते वक्त ही एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने गिरिराज सिंह को बचा लिया। हमला करने वाले शख्स की वहां मौजूद लोगों ने पिटाई भी कर दी। पुलिस हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना पर अपनी बात रखते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर इस आदमी के हाथ में रिवॉल्वर होता तो जिस तरह से इसने हमला किया उसी तरह से मुझे मार भी देता। इसने बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं अपना काम जारी रखूंगा, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा, मैं किसी की धमकी से नहीं डरूंगा। इतना साहस कि मैं जनता दरबार में था, सारे एसडीओ डीएसपी, वहां से बदतमीजी उसने शुरू की और अंतिम बदतमीजी। लेकिन ईश्वर की दया है, मैं उस अपने पर अडिग हूँ और अपने मिशन में भी इधर उधर विचलित होने वाला नहीं। क्या सुरक्षा में चूक मानते हैं कि लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा कि ऐसी घटना घट सकती है। इसीलिए क्योंकि मैं बड़ा ही इजी गोइंग रहता हूँ कंस्टिट्यूएंसी में या कहीं भी, तो
इसको अब जो भी कह ले, लोगों को भरोसा नहीं था कि ऐसी घटना घट सकती है। केरल में बीजेपी के कमल की फैलती खुशबू के बीच आरएसएस की समन्वय बैठक पहली बार राज्य में आयोजित की गई है और इस बैठक में आरएसएस से वैचारिक रूप से जुड़े 32 संगठनों के 300 से भी अधिक शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। केरल में दशकों से आरएसएस जमीनी स्तर पर सक्रिय है, लेकिन बीजेपी को चुनावी सफलता अब जाकर यहां पर मिलने लगी है। अखिलेश शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट आप देखिए। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की 3 दिनों की समन्वय बैठक शुरू हुई। मंच पर केवल 2 कुर्सियां, संघ प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबाले। सामने नीचे कुर्सी पर संघ से वैचारिक रूप से जुड़े 32 संगठनों के 320 शीर्ष नेता। इनमें से एक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को पहले आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब बीजेपी अपने आप को चलाती है। लेकिन केरल में हालात अलग हैं। यहां बीजेपी को आरएसएस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां आरएसएस बेहद मजबूत है और बीजेपी धीरे धीरे पैर जमा रही है। केरल में आरएसएस की मजबूती का ये आलम है कि संगठन की दृष्टि से आरएसएस ने इसे इसी साल 2 प्रांतों में बांटा है, उत्तर और दक्षिण। राज्य में आरएसएस की शाखाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केरल में इस साल संघ की 5142 शाखाएं हैं। 5 साल पहले 2019 में ये संख्या 4285 थी। घनत्व के हिसाब से ये बढ़ोतरी संघ के गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी ज्यादा है। समन्वय बैठक का एक उद्देश्य संघ से जुड़े सभी वैचारिक संगठनों में आपसी समन्वय बढ़ाना है। How we can enhance our coordination, how we can develop more systems, more formal and informal systems, so that we can have more and more coordination, so all organizations they can develop more systems and more strength, how so that they can address the important issues of national importance. सवाल यह है कि संघ के इतना मजबूत होने के बावजूद अन्य राज्यों की तरह केरल में बीजेपी चुनावों में ताकतवर बनकर क्यों नहीं उभर सकी। राज्य में ईसाई मुस्लिम की बड़ी आबादी, लेफ्ट फ्रंट का वर्चस्व और वैचारिक हिंसा इसका एक बड़ा कारण है। हालांकि अब बीजेपी की स्थिति सुधर रही है। ये लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला मौका रहा। पहली बार कोई लोकसभा सीट जीती। सुरेश गोपी ने त्रिसूर लोकसभा सीट करीब 75,000 वोटों से जीती। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर से केवल 16,000 वोट से हारे। एनडीए का वोट शेयर 19.21% हो गया, जो 2019 लोकसभा चुनाव से करीब 3.5% अधिक है। 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 30% से अधिक वोट मिले। बीजेपी विधानसभा में पहले 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर और 10 विधानसभा सीटों पर 5,000 वोटों के अंतर से तीसरे नंबर पर आई। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा में अपनी बड़ी ताकत से उत्साहित बीजेपी अब एक बड़ी ताकत बनने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला यहां पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जम्मू में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम पर जम्मू कश्मीर बीजेपी में जो है वो टिकट से वो नाराज हैं और उनका कहना है कि ये नहीं चलेगा, स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना चाहिए। वहीं टिकट बंटवारे के विरोध में जम्मू बीजेपी के एक और नेता कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में पार्टी के वफादारों को नजरअंदाज कर दिया गया है। टिकट बंटवारे के बाद से कश्मीरा सिंह समेत जम्मू बीजेपी के 3 नेता इस्तीफा दे चुके हैं।
कश्मीरा सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांबा, अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से। संघर्ष करके 42 साल में जितना संघर्ष करके साथियों आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां मैंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए। और आज दुख होता है जब इतना करने के बाद आज 30 साल के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन हुई, रिजर्व में चल रही थी, तो आज हम पर विचार भी नहीं किया गया। काम करना कार्यकर्ताओं ने और कैंडिडेट बाहर से। कोलकाता मेडिकल छात्रा हत्या और रेप मामले में कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को बताई पोस्टमार्टम में देरी की वजह। एनडीटीवी को इससे जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं और इस मामले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पहली बार सड़कों पर क्यों उतरी है। कोलकाता से एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। सीबीआई हत्या और रेप मामले के साथ इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिर हत्या के बाद की कानूनी प्रक्रिया में देरी क्यों हुई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सीबीआई को बताया कि हत्या के बाद मेडिकल छात्र सेमिनार के बगल में कॉरिडोर में जमा हो गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। छात्रों के 2 गुट थे। एक गुट ये मांग कर रहा था कि मृतक लड़की का पोस्टमार्टम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में होगा, जबकि दूसरा गुट ये मांग कर रहा था कि मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कॉलेज के बाहर किसी दूसरे अस्पताल में हो। इसी मांग के चलते काफ़ी देर लगी। इसके बाद जब लड़की के घर वाले पहुँचे और उन्होंने मेडिकल के छात्रों से बात की, ये बातचीत काफ़ी देर तक चली। उसके बाद छात्र आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन छात्रों ने पोस्टमार्टम के पहले 5 मांगे रखीं। छात्रों की मांगे ये थीं कि पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट के सामने होगा, पूरे पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पोस्टमार्टम में प्रॉपर सर्जन होंगे जिनमें 2 महिला सर्जन भी होंगी, एक जुडिशियल जांच तुरंत शुरू हो जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स भी साथ रहें। पोस्टमार्टम के दौरान 4 पीजी महिला डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने छात्रों की सभी मांगे मान ली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मांगे मानने के बाद ही अस्पताल के डॉक्टर्स ने मृतक लड़की का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया और फिर लड़की का पोस्टमार्टम किया गया। 5 मेडिकल छात्राओं ने लिखकर दिया कि वो पोस्टमार्टम से संतुष्ट हैं। सीबीआई पुलिस के दावों की जांच कर रही है, हालांकि छात्र पुलिस के दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए, ये क्यों डिले हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं, ठीक है। हम लोग इसलिए पहले दिन से बोल रहा है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यही हम लोगों का डिमांड है। अभी तक इसके लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के कहने पर पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी पहली बार सड़कों पर इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दी। ममता बनर्जी ने कहा था कि पूरे पश्चिम बंगाल में ब्लॉक लेवल पर टीएमसी कार्यकर्ता इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीबीआई जल्द जांच करे, वैसे उन्हें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में और यहाँ पर जो टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो निकले हैं, एक पैदल मार्च निकल आए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि जिस पार्टी की राज्य में सरकार हो वही पैदल मार्च निकाले और इंसाफ की मांग करे। मैडम, क्या आपकी डिमांड्स हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग का यही मांग है कि 21 दिन ओवर हो गया, सीबीआई को जल्द से जल्द तुरंत का रिपोर्ट जमा देने के लिए। विचार चाय, फांसी चाय। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? हम लोग सिटी सेंटर 1 से करुणामयी तक जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग का धरना होगा, वहाँ पर जाके हम लोग का धरना होगा 6 बजे तक। कोलकाता की सड़कों पर वारदात के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। शनिवार को ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स के बैनर तले बड़ी संख्या में डॉक्टर कोलकाता के सीबीआई दफ्तर के बाहर पहुंचे और जांच जल्द पूरी कर इंसाफ दिलाने की मांग की। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जितनी जल्दी इसका निपटारा हो उतना अच्छा है। हम लोग कब तक इस तरह सहते रहेंगे और कब तक डॉक्टरों के ऊपर
इस तरह का अत्याचार होगा। हमारी लड़की अगर कहीं भी जाती है, अगर अपने कार्य क्षेत्र में, अगर अपने कुरुक्षेत्र में, अब वो कुरुक्षेत्र बन गया है कार्य क्षेत्र, ऐसा क्या कर दिया है डॉक्टरों ने। हम राज़ी हैं हर तरह से काम करने के लिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आज हमारी बहनों को और डॉक्टरों को, जो कि दिल तोड़ मेहनत करते हैं, थोड़ी सी संवेदना मिले और उन्हें न्याय मिले। हुए हैं और एक लंबा मार्च। इस मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। कोलकाता से कैमरामैन जीडी शंकर के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में बीफ खाने के शक को लेकर एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक मजदूर का नाम साबिर मलिक था और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जबकि एक और मजदूर इसमें घायल हो गया है। परिजनों का आरोप है कि साबिर मलिक को कबाड़ बेचने के बहाने बुलाकर बीफ खाने के शक को लेकर एक प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या या और डंडों से हमला कर मार डाला गया। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। चरखी दादरी मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी बातें सही नहीं हैं, क्योंकि गौरक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाया गया है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसा आप मॉब लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, कौन रुकता है फिर उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र की धुले एक्सप्रेस में बीफ ले जाने के शक में एक बुजुर्ग यात्री की पिटाई का मामला सामने आया है। मुंबई के नजदीक कल्याण और इगतपुरी स्टेशन के बीच ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई की गई। बुजुर्ग हाजी अशरफ मुनियार के पास कुछ सामान था, उसे देखकर यात्रियों ने बीफ होने के शक में उनके साथ गाली गलौज की और उन्हें पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मारपीट करने वाले यात्रियों की तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राजील में अपना कामकाज बंद कर दिया है। कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क ने आज ये जानकारी दी है। उन्होंने फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट के सेंसरशिप ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराया। एलॉन मस्क ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंड्रे डिमोरेस के सीक्रेट सेंसरशिप और प्राइवेट जानकारी सौंपने की मांगों के चलते हमने ब्राजील में एक्स ऑफिस बंद करने का फैसला लिया है। ये फैसला मुश्किल था, लेकिन हमारे पास शर्मिंदा हुए बिना अपने कामों को समझाने का कोई तरीका नहीं था। एक्स की ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स टीम ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट के जरिए एलेक्जेंड्रे डिमोरेस की धमकियों की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि मोरेस ने एक सीक्रेट आदेश में धमकी दी थी, जिसे एक्स ने अब शेयर किया है। कंपनी ने बताया कि मोरेस ने कानून का पालन करने के बजाय ब्राजील में उनके कर्मचारियों को डराया और धमकाया। मोरेस ने कंपनी के एक कानूनी प्रतिनिधि को कहा कि अगर उसने एक्स से कुछ कंटेंट नहीं हटाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक्स ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी कई अपीलों पर सुनवाई नहीं हुई। एक्स के आरोपों पर ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एलेक्जेंड्रे का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले एक बार फिर बड़े पर्दे पर आ गई है। मुंबई के रीगल सिनेमा में शोले की आज स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। इस स्क्रीनिंग के दौरान इंडस्ट्री के मशहूर राइटर सलीम जावेद भी अपने 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। फिल्म देखने के लिए दोपहर 2 बजे से दर्शकों की लाइन लगी हुई थी, जिसमें बड़े बुजुर्ग और युवा भी शामिल थे और सभी ने ये फिल्म करीब कई बार देखी थी। और इस पर स्क्रीनिंग की खास बात ये थी कि यहाँ फिल्म ओरिजिनल विंटेज प्रिंट में दिखाई गई, जो उस वक्त रिलीज किया गया था। जावेद अख्तर और शबाना आजमी से बात की हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने।
बहुत बहुत शुक्रिया शबाना जी हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मैं भी अंदर खड़ा था, विंटेज प्रिंट देखना और जो तालियां अंदर बज रही थी, ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? ये पहली बार है एंड इफ आई हैड मिस्ड इट आई वुड नेवर हैव फॉरगिवन माई सेल्फ, क्योंकि 50 साल बाद लोगों को एक एक डायलॉग याद है, एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इट वॉज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस। यू नो, शोले हैज बिकम पार्ट ऑफ अ कलेक्टिव मेमोरी एंड दैट्स द पावर ऑफ कलेक्टिव मेमोरी व्हेन यू टेक एंड ओन अ फिल्म, दैट्स व्हाट शोले इज। मैं देख रहा था बाहर जितने लोग आए थे, मैंने सबसे बात की और हर शख्स, जो सबसे बड़ी बात है, लोग ये कहते हैं कि जो आज की जनरेशन है वो शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए, लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े थे वो कह रहे हमने अपने दादा से सुने, हमने पापा से सुना है। कलेक्टिव मेमोरी, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, कलेक्टिव मेमोरी है। पीपल हैव ओन्ड दिस फिल्म एंड I mean, even for Javed Saab and for Salim Saab, I'm sure it will be an experience of a lifetime. I mean, they've seen success, they've all that. But what I remember is, आप सोचिए कि पहले हफ्ते में फिल्म इंडस्ट्री ने इसको फ्लॉप बोल दिया था और उसके बाद फिर इन्होंने ये भी सोचा कि ये चेंज चाहिए, फिर उन्होंने बोला नहीं करेंगे। और इमेजिन द गॉल ऑफ दीज पीपल कि उन्होंने ट्रेड गाइड में एक पेज का ऐड दिया कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इट विल 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे हर, मतलब जावेद साहब आ गए हैं। आई एम वंडरिंग व्हाट जावेद साहब विल फील। नहीं, आप बोलिए, आप दोनों लोग बोलिए। जी, वो कहानी पूरा बता रही हैं शबाना जी कि कैसे ऐड दिया गया था और लोगों ने फ्लॉप करार दे दिया था फिल्म को। जी, तो मैं शबाना जी अब पूरा कर लीजिए, फिर मैं जावेद साहब से बात करूँ। नहीं, जावेद साहब से कर लीजिए, मैं वही बात कर। जावेद साहब, मैं ये पूछ रहा था कि आज का एक्सपीरियंस कैसा था, जहाँ पे सारी जनरेशन, दादा, पापा और मैं एक लड़के को मिला जो कि कर्नाटक से आया था, उसके फादर ने उसका टिकट बुक किया। देखिए, व्हाट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड टचिंग दैट द मेजर ऑडियंस इज ऑफ एज जो उसके 20 साल बाद पहले रिलीज़ हुई होगी, 25 साल पहले। आई मेट अ गर्ल हु इज़ 26 और पिक्चर जो है 50 साल की होने वाली है। तो दैट्स वंडरफुल दैट दे हैव हर्ड इट परहैप्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स and or they have seen it on TV or something, but at every scene and whenever a new character was appearing on the screen, there was a tremendous reaction in the hall. That's wonderful. आज हालांकि फिल्म जो है स्टीरियोफोनिक है, मगर आपको अंदर बैठ के 5.1 का इफेक्ट नजर आ रहा होगा, क्योंकि चारों तरफ से लोग डायलॉग्स बोल रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल कोई शक नहीं। जी, और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब जब आप देख रहे हैं फिल्म, तो जहन में आपके किसी सीन पे, किसी शॉट पे क्या चल रहा था? नहीं, मुझे ये लगा, देखिए, दैट्स व्हाई दिस फिल्म हैज सर्वाइव्ड सो मेनी इयर्स एंड इट परहैप्स मे कंटिन्यू फॉर मेनी इयर्स, दैट इवन टुडे इट डजंट लुक लाइक अ डेटेड फिल्म। So hats off to not only to the script or the performer, but the director Ramesh Sippy and Dwarka Duvesha, the cameraman. There's no doubt about it.